हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने मेटलर्जिकल पार्ट 1 किया, बिना देर के करते हैं स्टार्ट मेटलर्जिकल पार्ट 2 को। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी ओर्स एंड मिनरल्स की, यानी कंपाउंड्स की, जो मेटल के कंपाउंड है जिससे हमें मेटल को निकालना होता है। अच्छे से क्लियर है वो पार्ट। मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होती है, उसके पोर्शन मैंने बनाए थे, चार अलग अलग पोर्शन बताया था कि हर एक चारों पोर्शन के अंदर जो फर्स्ट है ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, उसको छोड़ करके बाकी तीनों के अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। और देखा जाएगा कि मेटल का नेचर कैसा है, यानी कि ओर का नेचर कैसा है। उस ओर के नेचर को देखते हुए हम सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं कि कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आज बात करते हैं, जैसे लास्ट वीक में मैंने रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे ही बताया था कि हाईली रिएक्टिव मेटल को किस तरह से हमें एक्सपेक्ट करना है, लो रिएक्टिव को कैसे करना है और इंटरमीडिएट को कैसे करना है। तो सबसे पहले बात अपन करते हैं हाईली रिएक्टिव के लिए। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम है, इनका जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है इसको कैसे हम दूर करेंगे। मतलब कि दूर का मतलब हो गया कि इनके कंपाउंड में से, रिस्पेक्टिव कंपाउंड में से और में से इन मेटल को कैसे निकालते हैं। बेसिक सा तरीका होता है इसके पीछे। जैसे मान लो ये आपके पास एक कंटेनर हो गया, ठीक है, इसके अंदर आप लिक्विड फिल कर देंगे। लिक्विड का मतलब यूनिवर्सल वही सॉल्वेंट हम लेते हैं वाटर। ठीक है, इसके अंदर आपने इलेक्ट्रोड डिप करी, ये दो इलेक्ट्रोड डिप करी आपने। ठीक है, उसके बाद आप इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ और इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हो। ये रॉड्स हैं आपकी, ठीक है, इनर्ट रॉड। इनर्ट रॉड का मतलब हो गया ये केमिकली इनर्ट होती हैं, रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट बना देते हैं। क्लियर हो गया सभी को। तो इन्होंने रिएक्शन नहीं करना, इस रॉड ने सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करना। ठीक है, प्योर वाटर लिया हुआ है इसके अंदर, और इस प्योर वाटर के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को क्यों डाल रहे हैं सोडियम क्लोराइड, क्योंकि हमें सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब होगा कैसे, जो नेगेटिव रॉड है उसको मैं नेगेटिव रॉड ही कहूंगा। जो मतलब ये जो रॉड है, ये रॉड नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, इस रॉड को मैं कहूंगा नेगेटिव रॉड, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइंट है। इसको कहूंगा मैं पॉजिटिव रॉड, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइंट है। क्लियर है सभी को। नाउ पॉइंट देखो क्या इसके अंदर मैं NaCl डाल रहा हूँ। आप सभी को पता है NaCl एक आयनिक कंपाउंड होने की वजह से जैसे ही वाटर में जाता है ब्रेक हो जाएगा अपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में। तो यहाँ पर इस सोल्यूशन के अंदर क्लियर होगा सभी को कि Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, ये दो तरह के आयंस काफी सारे मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। मैंने एक आयनिक कंपाउंड डाला, वो डिसोसिएट हो जाएगा अपने अपने आयंस में, और मतलब अपना पॉजिटिव और अपना नेगेटिव नेगेटिव मतलब कि उनका जो है एक मूवमेंट सेटअप हो जाएगा। ठीक है, वो मूवमेंट कर रहे होंगे। नाउ इसमें कोई प्रोसेस नहीं चल रही। ठीक है, कोई प्रोसेस क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि अभी तक इसमें जो है करंट पास नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ भी नहीं हो रहा है। समझ आ रही बात। नाउ जैसे ही मैं करंट बैटरी ऑन करूंगा, यानी करंट जैसे इस पे जाएगा वैसे ही क्या होता है, एक बार ध्यान से सुनो कि अभी बैटरी ऑन नहीं है, यानी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी टर्मिनल पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। यानी कि ये रॉड न्यूट्रल है, ये रॉड भी न्यूट्रल है। जैसे ही मैं करंट ऑन करता हूँ, मतलब कि करंट सप्लाई करवाता हूँ बैटरी के थ्रू, समझ रहे हो, जैसे ही करंट सप्लाई होता है बैटरी के थ्रू, वैसे ही इस टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज, इस रॉड को नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज था इस टर्मिनल पे, और ये उसी से जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आया। और करंट पास करने से पहले सोडियम और क्लोरीन अपनी मर्जी से मूवमेंट कर रहे थे। जैसे ही इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा वैसे ही ये पॉजिटिव वाला आयन इसकी तरफ मूवमेंट करेगा, ऑब्वियसली करेगा। यहाँ पर अगर कोई सोडियम पॉजिटिव हुआ, जो कि होगा भी, वो भी इधर मूवमेंट करेगा। तो जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं वो सारे इस रॉड की तरफ, नेगेटिव रॉड की तरफ मूवमेंट करेंगे। ठीक है, और जो नेगेटिव रॉड की तरफ मूवमेंट करेंगे, कि आप यहाँ पे ये देखो कि जो नेगेटिव रॉड है, रॉड के रिस्पेक्ट में बात करूं मैं, नेगेटिव रॉड किस तरह के आयंस को अप्रोच कर रहा है, कैटायंस को, पॉजिटिव आयंस को। तो इसीलिए मैं नेगेटिव रॉड को क्या नाम दूंगा, कैथोड। ठीक है, ये एक बेसिक पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। नेगेटिव रॉड को कैथोड लिखा देखते हैं हम बुक्स में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि नेगेटिव रॉड को कैथोड कहते हैं। इसका मतलब नेगेटिव रॉड को कैथोड कहते क्यों है, इस बात पे ध्यान देना है। नेगेटिव रॉड कैथोड होता है, ये तो हो गया रेक्टिफिकेशन। ठीक है, लेकिन नेगेटिव को कैथोड क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैटायंस कैटायंस को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, या कैटायंस इसको अप्रोच कर रहे हैं। उसी तरह से जो पॉजिटिव रॉड है उस पे कौन मूवमेंट करेगा, ऑब्वियसली अलाइन करेंगे। तो ये भी नाम समझ में आ गया सभी को, ये एनोड हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के जो प्रोसेस चल रहा है इसको हम क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, कोई भी एसिड, कोई भी बेस या कोई भी सॉल्ट तो अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो वो अपने कटायंस और अनायंस में ब्रेक हो जाता है, क्लियर है सभी को। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये आपने बेसिक्स में सीखा ही है। लिसिस वर्ड का मतलब ब्रेक डाउन होना इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है ब्रेक तो मतलब आयनाइज तो वैसे ही हो गया था वाटर में डिसॉल्व करने के बाद, लेकिन करंट पास करने के बाद इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस जो है ये जो होते हैं ना एसिड बेस या सॉल्वेंट कंपाउंड हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो वाटर में डालने के बाद करंट पास करने के बाद ब्रेक डाउन होता है ना। करंट लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि करंट की प्रेजेंस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा है और इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हो क्या रहा है, हमें कैथोड पर क्या मिल रहा है, सोडियम। तो सारा का सारा सोडियम कहाँ पर डिपॉजिट मिलेगा हमें, कैथोड पे। क्लियर हो गया सभी को, यही चीज हमारी पोटेशियम पे है चाहिए। तो क्लियर है सभी को ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस और इसके थ्रू आप जो है पोटेशियम या ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया मेटालर्जिकल प्रोसेस किसके लिए, इलेक्ट्रोलिसिस किसके लिए, सोडियम के लिए या पोटेशियम के लिए। अब बात करते हैं डायरेक्टली लो रिएक्टिव की। सबसे पहले मैंने कवर किया हाई रिएक्टिव को, अब कवर करेंगे लो रिएक्टिव को। कुछ मेटल्स जो होते हैं जैसे कि सिनेबार होता है, ठीक है, इसका क्या है फॉर्मूला HgS। अब ये जो है इसको बड़े आराम से हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। सिंपली सिनेबार को लेना है हमने और ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करना है, ठीक है। सिनेबार को लेना है ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करना है, तो सिनेबार होगा वो मर्क्यूरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर जाएगी, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर जाएगी। अब क्या करना है, इस मर्क्यूरी ऑक्साइड को सिंपली सिंपली हमने हीट करना है। पहले भी हमने हीट किया था ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जो है सल्फर के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा जल्दी कंपाउंड बनाएगा, सल्फर को डिस्प्लेस कर देगा, कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। मरकरी को हीट मरकरी ऑक्साइड को हम हीट देंगे यानी फर्दर हीट करेंगे, तो सिंपली मरकरी अलग और ऑक्सीजन गैस बाहर, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि सिनेबार से हमें डायरेक्टली 2 स्टेप में मरकरी मिल जाएगा, ठीक है। बात है बैलेंसिंग की रिएक्शन बैलेंस कर लेना वो सब, ठीक है, हो जाएगा ये पॉइंट। चलो, तो ये लो रिएक्टिव एलिमेंट है, इसको इस तरह एक्सपेक्ट करेंगे। सेम कॉपर सल्फाइड भी कर सकते हैं, Cu2S जो होता है उसमें से भी ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। Cu2S जैसे ये है Cu2S, इसमें भी आप ऑक्सीजन दो, हीट करो, ठीक है, अब आपको मिल जाएगा कॉपर ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। आप करोगे कॉपर ऑक्साइड को फिर से हीट, नथिंग टू हीट, ओनली हीट करोगे तो आपको मिल जाएगा सिंपल कॉपर, रिस्पेक्टिव कॉपर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर। तो सेम रिएक्शन है, ठीक है। कॉपर और सॉरी जो मरकरी था लो रिएक्टिविटी की वजह से बहुत जल्दी से हमें रिस्पेक्टिव मेटल दे देते हैं, उस ओर में से रिस्पेक्टिव मेटल मिल जाता है। कितने स्टेप मिलेगा, 2 सिंपल स्टेप्स में, ठीक है, कवर हो जाएंगे ये सारे। तो अब हमने लो रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव कर लिया, कौन से बचे इंटरमीडिएट रिएक्टिव। तो जो इंटरमीडिएट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। डिटेल में कैसे देखो, सबसे पहले नोट करो कि जो ओर्स मैंने बताए थे, ओर्स की टेबल भी बताई थी मैंने, टेबल भी दी थी लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज आपने बुक्स में भी पढ़ा ही होगा, वहां नहीं देखा होगा तो जो ओर्स हैं ओर्स को बेसिकली मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। एक होते हैं ऑक्साइड्स, एक होते हैं सल्फाइड्स, एक होते हैं कार्बोनेट्स, ठीक है। जैसे कार्बोनेट्स कैसे, जैसे मैं कहूँ जिंक कार्बोनेट, तो ये ओर है जिंक कार्बोनेट, ओर है इसका जिंक मेटल का, ठीक है। उसी तरह से जैसे सल्फाइड में बात करूं मैं Cu2S लिखा था अभी हमने, HgS लिखा था अभी हमने, ठीक है। एक PbS होता है लेड का, ठीक है। तो ये तीनों सल्फर, इसमें इंप्योरिटी मेजर इंप्योरिटी किसकी है, सल्फर की, तो सल्फाइड ओर्स बोल देते हैं इनको, ठीक है। ऑक्साइड के केस में जैसे Fe2O3, ठीक है, Fe3O4, ठीक है, या फिर कॉपर के हिसाब से बन जाता है CuO, ठीक है। ये सारे के सारे जो है ऑक्साइड की फॉर्म में ऑक्साइड के ओर्स हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ओर्स है वो कार्बोनेट्स हो सकते हैं, सल्फाइड्स हो सकते हैं या फिर ऑक्साइड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के
बेसिस पे मैं बता रहा हूँ जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सट्रैक्शन का वो कैसे कवर होता है। देखो जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है उसमें जो हम करते हैं बेनिफिकेशन के बाद जो थर्ड आता है ना हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, उस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स को कैसे कवर करना है। देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आते हैं मेटलर्जी के, कैल्सिनेशन और दूसरा आता है रोस्टिंग। ठीक है, कैल्सिनेशन और दूसरा आता है रोस्टिंग। अब कैल्सिनेशन का और रोस्टिंग का क्या मतलब है? दोनों प्रोसेस बिल्कुल सेम होते हैं छोटे से डिफरेंस के साथ, और वही छोटा डिफरेंस जो है बड़ा इम्पैक्ट डाल देता है। ठीक है, तो क्योंकि छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, तो होगा क्या इसमें? इसमें फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन के तौर पर ये लिख देते हैं, द प्रोसेस इन विच metal ore is converted into respective metal oxide। ठीक है, respective metal oxide, कोई भी जो मेटल का ओर होगा उसको किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो अपने मेटल ऑक्साइड में, इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, आगे क्या है? सेम टू सेम यही है, इसमें बिल्कुल सेम लाइंस, यानी कि यही द प्रोसेस, इसमें बोल देते हैं द प्रोसेस इन विच मेटल ओर इज कन्वर्टेड इनटू रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग बिल्कुल सेम है, यहाँ तक सेम चीज हो रही है, लेकिन जो डिफरेंस आता है वो क्या होगा? व्हेन heated या फिर by heating in absence of oxygen या फिर limited supply of oxygen, very limited supply of oxygen। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को ये पॉइंट? नाउ ये जो है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें यहां से चेंज आ जाएगा बाय हीटिंग in presence of oxygen, अदरवाइज सारी चीजें सेम है, यहाँ अब्सेंस रहेगा ऑक्सीजन का, यहाँ प्रेजेंस रहेगा, यही वो डिफरेंस है जिसकी वजह से बड़ा इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्लियर है सभी को ना? आगे जो है ये जो पॉइंट हमने कवर किया, इस पॉइंट के आगे हम इसमें थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से पहले मैं इसमें बता देता हूँ सेकंड डिफरेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि कैल्सिनेशन किस तरह के ओर्स को ट्रीट करता है। तो जितने भी कार्बोनेटेड ओर्स हैं, ठीक है, वो इससे ट्रीट होते हैं, ध्यान रखना, वैसे भी याद रखना आसान है, सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट। ठीक है, बाकी जो रहेंगे वो यहां से हो जाएंगे सल्फाइड ओर्स। ठीक है, किस में जाएंगे? सल्फाइड ओर्स से। क्लियर है सभी को? तो सल्फाइड ओर्स रोस्टिंग से होते हैं, हो जाएगा ये पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 डिफरेंस देखो क्या है। डिफरेंस ये है कि मतलब एक्चुअली डिफरेंस से बता रहा हूँ, कंपैरिजन हो जाएगा, कंपैरिजन लिखना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ सिमिलरिटी भी तो होती है ना। सिमिलरिटी ये है, ऑल volatile impurities and moisture, ठीक है, गैस ऑफ। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल सेम रहेगा इसमें भी, क्योंकि देखो आप हीट कर रहे हो। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड को, किसी मेटल को, किसी और को हीट कर रहे हो, तो उसमें जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस कैसे चलता है वो तो मैं बता दूं एग्जांपल से, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, उसके अंदर जो छोटी बहुत इंप्योरिटीज होंगी। वोलेटाइल इंप्योरिटी का मतलब होता है, वोलेटाइल का मतलब होता है जो अपने स्टेट को बहुत जल्दी से चेंज कर देता है। ठीक है, जो अपने स्टेट को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और जो उसमें मॉइस्चर होगा वो किसी किसी बात, अगर आप हीट करें तो मॉइस्चर तो जाने जाना है बाहर। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 नोट करो, उसके साथ साथ क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं पॉइंट नंबर 4 को। कैल्सिनेशन में क्या होता है, कैल्सिनेशन जो प्रोसेस है उसको रिवर्बरेटरी फर्नेस में करते हैं प्रोसेस। ठीक है, रिवर्बरेटरी फर्नेस, इसमें भी सेम वही चीज, रिवर्बरेटरी फर्नेस में ही होता है ये भी प्रोसेस। ठीक है, तो कवर हो जाएंगे सारे के सारे टॉपिक्स। चलो, रिवर्बरेटरी फर्नेस में क्या करेंगे हम? रिवर्बरेटरी फर्नेस में हमें देखो यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई रखना है ना ऑक्सीजन का,
तो हम इसमें विंडोज को यानी कि जो एयर वेंट होते हैं उसको क्लोज कर देंगे ताकि एयर का पासेस ना हो। एयर का पासेस नहीं होगा तो सीधी सी बात ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाएगा। और रिवर्बरेटरी फर्नेस में इसके केस में क्या करते हैं, छोटा सा डिफरेंस वही, यहाँ पे विंडो को क्लोज किया, यहाँ विंडो ओपन करके ताकि एयर का पासेज बन जाए। ठीक है, और एयर का पासेज अगर बन जाएगा तो यहाँ पर फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, जिससे कि प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। ठीक है, तो रोस्टिंग का एग्जांपल और कैल्सिनेशन का एग्जांपल देखो। ठीक है, क्या होता है, जो आपका रोस्टिंग है, रोस्टिंग में एग्जांपल जैसे हो गया लेड सल्फाइड है, इसको आप ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तो क्या बनाएगा ये ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह से। ठीक है, उसी तरह से अगर आपके पास सॉरी जिंक कार्बोनेट है अगर, और उसको आप सिंपली हीट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर भी हीट करना है हमें, सिंपली हीट कर रहे हो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेड हाँ जिंक का है ना, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, इस तरह से। ठीक है, अगर आपके पास एक और है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल बात करते हैं जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंडेक्स को बोल देते हैं, ऑक्सीजन के साथ इसकी हीट करेंगे अगर हम, तो ये बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में। ठीक है सभी को। और यहाँ से मैं बात करूँ एक और आपके कैल्शियम कार्बोनेट की, इसको सिंपली हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। तो फॉर एग्जांपल्स दे दिए मैंने आपको। ठीक है, क्लियर कट डिफरेंस भी है। अब इन एग्जांपल्स को जोड़ करके देखो डेफिनेशन के साथ, मेटल कार्बोनेट यानी कि ओर को मैंने कन्वर्ट कर दिया मेटल ऑक्साइड में, ओर को मैंने कन्वर्ट कर दिया मेटल ऑक्साइड में, ओर को मैंने कन्वर्ट कर दिया मेटल ऑक्साइड में, यहाँ पर भी वही हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं हुआ, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, और काम वही हो रहा है कि ओर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्लियर है सभी को ये टॉपिक। उसके बाद जो है एक कॉमन सा प्रोसेस हम यूज करते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में। हो क्या रहा है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या हो रहा है कि जो मेटल ओर है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड में। अब हमें तो मेटल चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, मेटल चाहिए। तो मेटल को कैसे ऑब्टेन करेंगे हम, मेटल कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये होता क्या है कि हम मेटल ऑक्साइड को किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अगर हीट करते हैं, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा मेटल, और क्या मिलेगी, इंप्योरिटी। ठीक है, इंप्योरिटी को हमें कुछ करना नहीं है। ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्मेल्टिंग। क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन के बाद क्या प्रोसेस यूज करना है हमने, स्मेल्टिंग। जैसे देखो यही पे एग्जांपल मैंने इसीलिए इरेज नहीं किए, इनको मैं यूज कर लेता हूं। जैसे मेरे पास जिंक ऑक्साइड है, इसको अगर मैं कार्बन के साथ हीट करूं तो ये मुझको देगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगर मैं देता हूं यहां से जिंक जिंक सेम ही हो जाएगा, लेड का ले लेते हैं यहां से, लेड ऑक्साइड को अगर मैं CO के साथ हीट करूं, ठीक है, भी जैसे कार्बन का हीट करूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इस कार्बन मोनोऑक्साइड को वेस्ट नहीं करें, उसी को फर्दर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर सिंपल कार्बन भी यूज कर सकते हो आप। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या होगा, लेड प्लस CO2। ठीक है, अब इसको नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि फर्दर अगर इसको यूज करें किसी ऑक्साइड के साथ तो रिस्पेक्टिव कार्बोनेट में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आपने यहाँ पे क्या देखा, स्मेल्टिंग की डेफिनेशन अपने आप हो जाएगी, यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है, मैं लिखूंगा नहीं इसको। मेटल ऑक्साइड को हमने किया हीट मेटल ऑक्साइड को हमने किया हीट, ठीक है, प्रेजेंस में किसी रिड्यूसिंग एजेंट की, तो रिस्पेक्टिव मेटल हमें मिल जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे, स्मेल्टिंग प्रोसेस। स्मेल्टिंग प्रोसेस से ही मिलता जुलता एक और प्रोसेस है, ठीक है, उसको जरा नोट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एनसीईआरटी में टॉपिक है, वो कई बार पूछ लिया गया है। ठीक है, होता क्या है कि जैसे आयरन है Fe2O3, अगर मैं इसको एल्यूमिनियम के साथ हीट करता हूं तो मुझे मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। ठीक है, हुआ क्या है यहाँ पे, बैलेंसिंग का गेम है, सारा बैलेंसिंग तो करी होगी। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 2F3, आई थिंक बैलेंस है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है यहाँ पर, मेटल ऑक्साइड को, जैसे कि यहाँ पर लिखा मेटल ऑक्साइड प्लस रिड्यूसिंग, मेटल ऑक्साइड को एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में हीट करते हैं ताकि मुझे रिस्पेक्टिव मेटल मिल जाए। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है स्मेल्टिंग से मिलता जुलता है।
इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्माइट प्रोसेस। रेलवे ट्रैक में यूज करते हैं इसको, कई बार वो टूट जाते हैं तो उनको जोड़ने के लिए, ठीक है, प्रोसेस हो जाएगा ये। और इसी प्रोसेस को दूसरा नाम हम एल्यूमिनोथर्मी भी बोलते हैं, एल्यूमिनोथर्मी, नोट कर लेना इसको, ठीक है। तो ये कवर हो जाएगा सारा का सारा। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा रहता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का, कॉपर के लिए, ठीक है। तो देखो फटाफट से कॉपर के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कैसे की जाती है, ये भी इजी है काफी। फर्स्ट प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस समझाया है हमने उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करना है हमने। डिफरेंस क्या, जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया एक कंटेनर, कंटेनर में भर दिया हमने एक लिक्विड, ठीक है। लिक्विड कौन सा अभी बता देता हूँ मैं, पहले मैं बता दिया रॉड कौन से, यहाँ मैं 2 रॉड ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देता हूँ, इसको नेगेटिव के साथ जोड़ देता हूँ, ठीक है। पिछले में हमने लिया था इनर्ट इलेक्ट्रोड को, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कॉपर के इलेक्ट्रोड को, ठीक है। कॉपर का इलेक्ट्रोड है ये, और ये इलेक्ट्रोड भी किसका है, कॉपर का ही है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, ये जो है इम्प्योर कॉपर ले लूंगा, ठीक है। कैसा कॉपर है ये, इम्प्योर कॉपर है। टॉपिक का नाम है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, सेम या फिर ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से है तो उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। प्रोसेस कैसे हो रहा है, जो अभी तक हमने मान लो कॉपर का हमारे पास कोई ओर था, उस कॉपर के ओर को हमने ग्राइंड किया, क्रश किया, फर्स्ट प्रोसेस हो गया। फिर उसके बाद सेकंड प्रोसेस बेनिफिक्शन किया किसी भी प्रोसेस से, थर्ड प्रोसेस में हमने उसका कैल्सिनेशन या रोस्टिंग किया। अगर कॉपर ऑक्साइड के साथ था तो हमने क्या किया होगा, सिंपल स्मेल्टिंग कर दिया होगा, ठीक है। और उसके बाद या फिर हमने उसमें सल्फाइड हो था तो हमने क्या किया होगा, रोस्टिंग की होगी, और उसके बाद क्या किया होगा, हमने उसकी स्मेल्टिंग की होगी, ठीक है। स्मेल्टिंग के बाद जो हमारे पास मटेरियल बचता है, ठीक है, उसमें करीब 5 to 7% तक इम्प्योरिटी होती है, और उसी के बाद हम रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग से पहले रिफाइनिंग की कंडीशन क्या, रिफाइनिंग कब होगी, जब किसी कंपाउंड में 5 to 4%, 5 to 6%, 7% तक इम्प्योरिटीज होती है। तो इम्प्योर कॉपर को हमने यहाँ ले लिया, और प्योर कॉपर को हमने यहाँ ले लिया। प्योर कॉपर क्यों लिया हमने वो भी देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी तक का सेटअप किया है, ओके। यहाँ पर जो सोल्यूशन था वो हम ले रहे हैं कॉपर का ही सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का। क्यों लिया है वो भी देखना है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर रिफाइनिंग प्रोसेस करनी है, हमें प्योर कॉपर ऑब्टेन करना है, हमें यहाँ पे अदर रिएक्शन नहीं चाहिए। हम यहाँ पे इसीलिए कॉपर के ही रॉड ले रहे हैं, ताकि अदर केमिकल अगर हम ले तो उसकी रिएक्शन ना हो, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो है कॉपर सल्फेट, कॉपर पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव ब्रेक हो जाएगा। अब टॉपिक मतलब पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मैं करंट पास करूंगा, करंट पास करते ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाना है, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाना है, नेगेटिव। आपको पता ही पॉजिटिव है तो एनोड लिखूंगा मैं, एनोड क्यों कहते हैं बता ही दिया है, इसको मैं लिखूंगा कैथोड, ठीक है। तो टॉपिक क्लियर है सभी को। नाउ कॉपर टू पॉजिटिव जैसे ही देखता है यहाँ नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर नेगेटिव है तो ये जाएगा इसकी तरफ, कैथोड की तरफ। क्लियर सभी को। जैसे ही ये कैथोड की तरफ जाएगा, ध्यान से सुनना इस बात को, जैसे ही ये कॉपर इस कैथोड की तरफ जाएगा तो कॉपर सल्फेट में, जो कॉपर सल्फेट में एक मतलब कि बैलेंस था कॉपर और सल्फेट का, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का कॉपर उधर चला गया तो सल्फेट रहेगा अकेला। अब सल्फेट अगर अकेला रहेगा तो कुल मिलाकर सोल्यूशन पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है, उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां से कॉपर आता है, इस तरह से। जो इम्प्योर कॉपर था वो कॉपर इधर आता है। अब यहाँ इम्प्योर कॉपर के साथ क्या थी, इम्प्योरिटी भी थी। तो कॉपर जैसे ही यहाँ से फ्री होगा तो थोड़ी सी इम्प्योरिटी भी फ्री होगी, वो इम्प्योरिटी यहाँ गिर जाएगी सोल्यूशन के अंदर। तो आपको यहाँ मिलेगा इस तरह से, इसको हम बोलते हैं एनोड मड, एनोड मड। एनोड मड इसलिए क्योंकि एनोड वाले क्वेश्चन से गिरा है ये, मड इसलिए ये इम्प्योरिटी है, ठीक है, यहाँ इकट्ठी हो जाती है। तो अब होना यही है, यहाँ पे जैसे करंट पास करोगे तो सोल्यूशन का कॉपर इधर, ठीक है, इस रॉड का कॉपर इधर, तो इस तरह से बैलेंस चलता रहेगा। तो आप ये देखोगे कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है एज इट इज बैलेंस रहेगा। बैलेंस कौन कर रहा है, एनोड वाला कॉपर, ठीक है। जैसे जैसे ये कॉपर खत्म नहीं होता वैसे वैसे ये भी नहीं खत्म होगा, जैसे मान लो ये खत्म हो वैसे इसका बैलेंसिंग खत्म हो जाएगी, और जैसे ही कॉपर इधर आएगा वैसे ही कॉपर इधर चला जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। जैसे ही करंट पास हुआ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इस कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये कॉपर इधर डिपॉजिट हुआ यहाँ पर बैलेंसिंग गई, और इस बैलेंसिंग को कवर करने के लिए यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन की इंपॉर्टेंस तो सभी को पता है, तो ये कॉपर इधर से इधर आ जाएगा,
ठीक है, तो ये बैलेंस की वजह से यहाँ पर जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो लास्ट में प्योर कॉपर हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? कैथोड पे से। क्लियर है सभी को? सेम प्रोसेस आप कर सकते हो जिंक के लिए भी, ठीक है। उस केस में यहाँ पे इम्प्योर जिंक ले लेंगे, इस केस में यहाँ पे प्योर जिंक ले लेंगे, ठीक है। इस केस में यहाँ पे जिंक सल्फेट ले लेंगे, बाकी प्रोसेस बिल्कुल वही होगा। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा सभी को, चैप्टर कवर हो गया इसके साथ में, ठीक है। तो आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।